आज अपन इसके अंदर जो है ना, इससे पहले जो मैंने बताया था, अब उससे आगे जो है वो निर्देशांकों द्वारा जो है अ, अपन किसी कण की स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसे अपन बाय कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं इसको। तो इसमें देखो क्या करना है, पहले अपन को एक क्यूबिकल टाइप का डायग्राम बना लेना है जिसका एक्स वाई जेड अपन डायरेक्शंस दे रखे हैं तीनों के अंदर। तो अपन इसमें ये कहते हैं कि किसी कण की पी की स्थिति से एक्स वाई एंड जेड अक्षों पर लंब डालकर भी कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है। ये लंबाइयाँ बिंदु पी के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। मतलब एक्स से जो उसकी दूरी होगी वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो वाई से जो उसका दूरी होगी उसको वाई कोऑर्डिनेट कह देंगे, जेड से जो उसकी दूरी होगी उसको जेड कोऑर्डिनेट कह देंगे। तो इस तरह से अपन तीन तरह के लंब यहाँ पे डाल रखे हैं। जैसे पी से वाई जेड पे डाले गए लंब हो गया ओ एल, एक्स जेड पे डाले गए लंब की लंबाई हो गई ओ एम, एक्स वाई पे डाले गए लंब की लंबाई हो गई ओ एन। ठीक है, इसी को हमने लिखा है कि यदि एक्स वाई एंड जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः आई जे एंड के हो, मतलब कि इसको कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप के रूप में भी इसको लिख सकते हो। जैसे एक्स एक्सिस को हमने लिखा है एक्स आई कैप, वाई एक्सिस को वाई जे कैप, जेड एक्सिस को जेड के कैप। ठीक है, अब इसी को हमने यहाँ पे एक त्रिभुज का नियम ले लिया। तो त्रिभुज के नियम अपन को क्या कहता है कि जैसे ओ पी जो डायगोनल का काम करेगा, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर प्लस के बी पी वैक्टर कह देंगे। ठीक है, त्रिभुज ओ एन बी में त्रिभुज नियम से, जैसे इसमें ओ बी वैक्टर को हमने कह दिया ओ एन वैक्टर प्लस के एन बी वैक्टर, इसी को ओ एन को हमने कह दिया के जेड, और ओ एन बी को हमने कह दिया आई एक्स। ठीक है, उसी तरीके से बी पी जो है, बी पी को हम वाई के साथ ले लिए, तो अपन को जे कैप इंटू में वाई या वाई जे कैप ही लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये तीन चीज़ें लिया। इन दो जैसे इक्वेशन जो 3 और 4 हमने लिया है, ये ओ बी और बी पी निकाला। तो ओ बी और बी पी अगर हम ओ पी में डाल दें इक्वेशन 2 में, तो उससे हमें मिल जाएगा ओ पी। तो ओ पी इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं कि जेड के कैप एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो इसी को आर वेक्टर ओ पी वेक्टर को अपन आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जो एक डायगोनल का काम करेगा। तो एक्स आई कैप हो गया, वाई जे कैप हो गया, जेड के कैप हो गया प्लस में। ठीक है, ये अपना फिफ्थ इक्वेशन बन गया। इसी का अगर कहेगा तुमसे कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, उसका रूट अंडर करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, है ना। तो अपन यहाँ पे रूट अंडर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और उसकी जो वैल्यू आएगी वही अपना रिजल्टेंट हो जाएगा और वो मैग्नीट्यूड फॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अपन को एक कण ऐसा लिया है जो मूवेबल कंडीशन में है। ठीक है, मान लो कि वो मूव कर रहा है। तो इसमें अपन को कहा कि गतिशील कण की स्थिति मतलब पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। इसमें अपन को ये कहता है कि माना एक कण समय के साथ अपनी स्थिति P से P2 तक में चेंज करता है, मतलब P1 से P2 तक जाता है। ठीक है, तो इसका विस्थापन जो है R2 माइनस R1 हो गया। जैसे पहले क्या करोगे, P पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर दोगे ओरिजिन से, तो वो अपना R1 हो गया। P2 पॉइंट की लोकेशन हमने ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर दिया, वो R2 हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो R2 माइनस R1 हो जाएगा। अब इसमें ये कहता है आपसे कि यदि T1 समय पर स्थिति P1 तथा T2 समय पर P2 हो, तो कण का विस्थापन अपन को ये हो गया डेल्टा आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे P1 P2, और इसको अपन R2 माइनस R1 के रूप में भी लिख सकते हो वेक्टर के फॉर्म में। अब अपन को यहाँ पे क्या कहता है कि तथा कण का माध्य वेग, माध्य एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो भी एवरेज इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपन में T2 माइनस के T1। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि जैसे भी एवरेज अगर हम निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी अपन में टाइम, तो डेल्टा आर अपन में डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे ये कहता है कि यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए तो यही डी आर अपन में डी टी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अपन इसमें ये कहते हैं कि यदि T1 समय पर कण का वेग v1 तथा T2 समय पर v2 वेग हो, तो उससे हम त्वरण भी निकाल सकते हैं। तो कण का माध्य त्वरण क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू अपन क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन जो होता है या त्वरण जो होता है उसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपना क्या होगा v2 माइनस v1, और चेंज इन टाइम अपना हो जाएगा T2 माइनस के T1।
ठीक है। तो यहाँ से v2 माइनस v1 अपोन में t2 माइनस t1, इसी को हमने डेल्टा v अपोन में डेल्टा t लिखा। फिर इसमें भी वही काम, अपन डेल्टा t टेंस टू 0 ले लेंगे, तो इससे अपन को लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, तो v डेल्टा v अपोन में डेल्टा t हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं dv अपोन में dt। इसमें एक चीज़ और है कि यदि अपन कहते हैं कि a इज इक्वल टू डी अपोन में dt, तो ये डी आर अपोन में dt हो गया। तो यहाँ से एक्सीलरेशन d2 r अपोन में dt स्क्वायर भी अपन इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, इसमें क्या है कि जड़त्व निर्देश तंत्र है। जड़त्व निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? इसको हम रेफरेंस फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जड़त्व निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? इसमें यह कहता है कि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित दिखाई देती है, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब कि जैसे अगर अपन मान लो कि किसी कण को न्यूटन के विस्थापन नियम से अपन इसको लेते हैं कि जैसे किसी कण की गति की अपन स्थिति को किसी एक स्थिर अवस्था में फ्रेम को रिस्पेक्ट में अगर उसकी स्थिति को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वही अपना जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है वो देखो, इसमें कहता है कि इस प्रकार के तंत्र में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम जो है वो वैलिड होते हैं। जैसे इसमें कहते हैं ऐसे निर्देश फ्रेम या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गति करते हैं। नियत वेग कहने का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो जैसे वो बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हो, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा हो या तो स्थिर अवस्था में हो। तो इसमें ये अपन को ये कहता है कि माना कण पर माध्य बल जो है वो नहीं लगता हो तो F इज इक्वल टू 0, एम ए अपना 0 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू d2 r अपोन में dt स्क्वायर इक्वल टू 0 कह देंगे। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी आर अपोन में dt, यही अपना नियंत या कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब अपन दूसरा होता है और जड़त्व निर्देश तंत्र। और जड़त्व निर्देश तंत्र किसको कहते हैं? तो इसमें यह कहता है कि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरित दिखाई देती है और जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब कि जो कण की गति है वो बाह्य बल की अनुपस्थिति में अगर उसमें एक्सीलरेशन आता है तो वो अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। इस प्रकार के तंत्र में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम जो हैं वो वैलिड होते हैं, है ना, ठीक है। जब कहते हैं जब ऐसे निर्देश तंत्र त्वरित वेग से गति करते हैं या स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं तो इसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है। इसके उदाहरण हैं जिसे पृथ्वी की गति स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है, तो अतः पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र और जड़त्व निर्देश तंत्र होता है ना। परंतु घूर्णन वेग में उत्पन्न त्वरण अति न्यून होने के कारण इन्हें जड़त्व माना जाता है। ये जो घूर्णन करता है तो इसमें इसकी गति बहुत कम होती है, इसीलिए उसको और जड़त्व या मतलब इसकी जो त्वरण अति न्यून होने के कारण मतलब कि इसमें जो एक्सीलरेशन कॉज होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसको और जड़त्व निर्देश तंत्र नहीं कह के अपन इसको जड़त्व मान लेते हैं, ठीक है। होता है लेकिन एक्चुअल में और जड़त्व ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेक्शन से हम निर्देशांक रूपांतरण अपन पढ़ेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।